आज हम गंगा घाट पे सुबह 6 बजे पहुँचे। और जो बच्चे ने जो काम किया था, जो कल का जो हमने होमवर्क दिया था, वो देख के बड़ी खुशी हुई थी। हमारा जो होमवर्क था वो था कि पैसिफिक रीजन का आप मैप बना ले, एशिया पैसिफिक रीजन का। और हमने उनको क्लू दे दिया था कि मैप जो है करीब करीब डायमेंशन वाइज होना चाहिए। जैसे कि मान लिया ये आपका एक अ, विश्व आपका एक ये आपका लंबवत मेरिडियन है। आपका ये मेरिडियन जो है और ये आपका इक्वेटर है। इस कॉन्टेक्स्ट में आपका ये मैप बिल्कुल बनना चाहिए। तो आपको स्वाभाविक बात है कि साउथ अफ्रीका आपको ऐसे बनेगा, ऐसे जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। ये क्लियर है कि साउथ अफ्रीका का शेप। इंडिया जो है सो आपको यहाँ पर ऐसे करके आएगा, यहाँ पर श्रीलंका बन जाएगा। और यहाँ से आप अगर जाते हैं इंडिया की ओर से तो यहाँ पर आपका सिंगापुर अगर है तो यहाँ पर आपको एक साउथ अमेरिका बनाना पड़ेगा। अब आप जोड़ लेंगे अगर तो आपका ही बन जाएगा। इसमें आपको ऐसे लाइन खींचना करके ऐसे जाना पड़ता है, ऐसे करके इंडिया हो गया ये शेप। फिर ऐसे करके आप जब जाते हैं तो आप इस तरीके से सिंगापुर तक पहुंच जाते हैं। यहाँ के बाद आपको जो इंडोनेशिया का पोजीशन ऐसे ऐसे चला जाता है। तो मैंने मैप बच्चों ने बनाना सीख लिया था, ये मुझे बड़ी खुशी हुई थी। और जब आप इसको दिखाएंगे, जब इंडो पैसिफिक की बात करेंगे तो हमें दिखाना पड़ेगा कि भाई आप पूरब के साइड में आप यहाँ पर यूएसए दिखा दीजिए, आप फिर कनाडा दिखा दीजिए इसमें, फिर आप इसमें मेक्सिको दिखाइए, पेरू दिखाइए, आपका काम हो जाता है। तो बच्चों ने मैप बनाना सीख लिया था। और मैप में हमने उनको बोला था कि आप मुझे ईयर मार्क करके एशियान को बता दीजिए, एशियान आप हमें मार्क करके आरसीपी बता दीजिए। तो ये हमारा डोमेन है पैसिफिक ओशन रीजन डोमेन। इस डोमेन के बारे में हम बात कर रहे थे। हम हमेशा बात यही करते हैं कि बीपीएससी के एग्ज़ाम में समस्या क्या हो रही है। बच्चों के नंबर 4 पोर्शन में नहीं आते हैं। एक है करंट अफेयर, यही हमने डिस्कस किया था उनके साथ कि करंट अफेयर समसामयिकी, समसामयिकी में नंबर नहीं आता है। दूसरा आपका नंबर नहीं आता है वो है आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इकोनॉमिक मतलब कि ज्योग्राफी और आर्थिक, आर्थिक भूगोल। इकोनॉमिक ज्योग्राफी मतलब आर्थिक भूगोल। और तीसरा आपका पोर्शन हो जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये आपका हो जाता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ये आपको इसमें आपको नंबर नहीं आता है। ये आपका देखें तो ये हमारा हो जाता है करीब 300 नंबर का। और 300 नंबर में नंबर लाना हमारे बच्चों को मुश्किल हो जा रही है, क्योंकि इसमें मेरा देखा हुआ है कि करंट अफेयर में अच्छे अच्छे बच्चे 114 में मात्र 30 नंबर ला रहे हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में अच्छे अच्छे बच्चे 40 नंबर तक ला रहे हैं 114 में। और इसमें 72 में जो है सो 20 नंबर ला रहे हैं। यही नंबर हमें दिखता है, आप जोड़ लीजिएगा समझ में आ जाएगा। 114 में आपको 30 नंबर हो गया, 30, 40 और 20। ये आपका नंबर हो जाता है 4 3 7 2 9 90। और बाकी नंबर क्या है, हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री में आप 65 ले आते हैं, स्टैट में 65 ले आते हैं, पॉलिटी में आप 54 से ऊपर लाते हैं, 55 ले आते हैं। आप देख लिए 15 6 6 12 5 17 18 185 प्लस 90। ये आपके सिलेक्टेड बच्चों का नंबर है। 5 9 5 9 8 17 275। ये सिलेक्टेड बच्चों के नंबर है हमारे। ये 30 नंबर हमारे जो डोमेन अप्रोच के जो गंगा घाट के बच्चे पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, बड़ी खुशी हो रही है कि उन बच्चों का जो यहाँ पर करंट अफेयर है, यहाँ आपको +20 मिनिमम, +20 नहीं 30 क्यों नहीं आएगा। तो 30 हम यहाँ बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर हमारा 30 यहाँ भी स्कोप मेरा है और यहाँ भी मेरा स्कोप 20 का है मिनिमम। तो 30 30 60 20 80 आप देख लीजिए, 275 प्लस 80, 275 प्लस 80। तो ये आपका जो है सो 350। ये नंबर हमारे आ सकते हैं जो अचीवेबल है। और जो बच्चे हमारे सानिध्य में हैं, जिस तरीके से चल रहे हैं, हम उसको एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं कि वो इतना नंबर ला रहे हैं। जैसा कि हमने पीटी के टाइम में बताया था कि जो हमारे टेस्ट में 95 नंबर लाएंगे, जो कि हमने करीब करीब 15 टेस्ट हमने लिया था, करीब नहीं लिया ही था 15। और इसमें जो बच्चे 90 प्लस हैं वो सब निकल गए।
35 बच्चे ऐसे थे जो टेस्ट में थे, हमारे रेगुलर आते थे। अब 35 बच्चों में 27 का रिजल्ट आ गया पीटी एग्जामिनेशन में। गंगा घाट फ्री एयर, फ्री एवरीथिंग, फ्री चार्ज, नो चार्ज। और मुझे भी बड़ा सीखने का मौका मिलता है, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। ये एक अच्छा एक्सपेरिमेंट हो रहा है जो कि भागीरथ प्रयास है, जो गंगोत्री से लेके और गंगा सागर के बीच में शायद पहला ही ऐसा प्रयास हो रहा होगा कि लगातार 4 महीना से हम कर रहे हैं। पढ़ाते हम वहाँ, मेन से निकलता पीटी है। तो हमारा पहला डोमेन था पैसिफिक ओशन रीजन, जहाँ से क्वेश्चन हम उम्मीद करते हैं पैसिफिक ओशन रीजन। और हम हमेशा बोलते हैं कि डोमेन पढ़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं बिहार में, वो टॉपिक पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? चाइना ताइवान कन्फ्लिक्ट, वो पढ़ेंगे भारत ऑस्ट्रेलिया का रिलेशनशिप, वो पढ़ेंगे भारत जापान का रिलेशनशिप। तो ये जो समस्या है डोमेन न पढ़ने का, वहाँ पर क्या होता है कि जब क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाता है कि हिंद महासागर प्रशांत महासागर के क्षेत्र में आर्थिक निर्भरता के उद्देश्य से जो भारत सरकार के सामने क्या विकल्प और क्या चुनौतियां हैं, ये हमारा हो जाता है डोमेन स्टडी। ये डोमेन स्टडी हमारा बहुत ज़रूरी है। तो डोमेन स्टडी के कॉन्टेक्स्ट में हमें जो है देखना पड़ता है कि डोमेन स्टडी क्या है ना, वो हमें समझना पड़ता है। तो हम डोमेन स्टडी को हमें देखेंगे अगर, तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है। तो पैसिफिक रीजन में हमारे डोमेन में हमारे टॉपिक ये इम्पोर्टेंट हैं कि भारत जापान इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा। तो पहला लाइन रहेगा कि इंडो पैसिफिक रीजन में भारत के सामने चुनौतियां अनेक हैं, विशेषतया भारत और जापान के संबंधों में इसकी विवेचना करें। तो भाई यहाँ पर क्वेश्चन 3 पार्ट में बढ़ गया कि इंडो पैसिफिक ओशन डोमेन की बात कर रहा है, अब वो बात करेगा भारत और जापान का, और तब जाके हम बात करेगा। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन का आंसर ही हम 30-40% लिखते हैं। 40% भारत जापान ही लिखते हैं, डोमेन पे बहुत कम घुसते हैं, 10% घुसते हैं। 50% हमने घुसा ही क्वेश्चन के अंदर में, तो मार्किंग बीपीएससी में अच्छा आ जाता है। मार्किंग बीपीएससी में कम नहीं आता है। अगर आप 40 क्वेश्चन नंबर में 20 नंबर का एक क्वेश्चन के और आप डोमेन में घुसे हुए हैं, तो 20 में अगर वो आपको 60% मार्क्स दे रहा है, तो 12 नंबर आ रहा है, तो कोई कम तो नहीं आ रहा है। तो 10 नंबर 12 नंबर आ रहा है, तब भी आपको जो है 36 नंबर आए, वही आता भी है जो हम पहले देख भी रहे हैं कि 30-36 यही नंबर आता है। लेकिन जब आप डोमेन के साथ पढ़ेंगे तो नंबर ज़्यादा आएगा। तो इंडो ओशन रीजन में डोमेन क्या है हमारा? चाइना डोमेन तो हम समझ गए। इसमें डोमेन में आएगा एशियान, डोमेन में आ जाएगा क्वाड, डोमेन में आ जाएगा आपको ऑकस, डोमेन में आ जाएगा आपको, इसके बाद हम बात करते हैं IORA इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। फिर उसके बाद हमारा इस डोमेन के अंदर में और भी चीज़ें आएंगी, RCEP, CPTPP। इस सभी गठबंधन इस डोमेन के बीच में चल रहे हैं। इस सबको समझना जरूरत है, तो कम ही समझिए, समझना जरूरी है कि क्या है। फिर हमें को भारत के सामने क्या प्रायोरिटी है वो हमें समझना होगा इस क्वेश्चन के लिए कि भारत क्या है। भाई आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत, अब आप समझ लीजिए आत्मनिर्भर भारत कैसे हमारे इसको प्रभावित करता है। ये हमने वहाँ पर डिस्कस किया कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब होता है कि आप ट्रेड बैरियर को कैसे कम कर देंगे और इन्वेस्टमेंट का माहौल कैसे आप बनाएंगे। इन्वेस्टमेंट का माहौल ये कैसे बनाएंगे देश में। जब इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आज के दिन में 50 से 52 बिलियन $US हो रहा है, ये हमको बहुत कम है। इसको हमको बढ़ा के अगर 3 गुना नहीं करें तो हमारे देश के सामने समस्या आ जाएगी और हम 5 ट्रिलियन 10⁹ बिलियन होता है, हम ट्रिलियन की बात करें 10⁻12, तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम नहीं बना सकते, ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बना सकते। ये समस्या हमारे सामने है। हमें देखना होगा इंडो पैसिफिक के लिए, जिसके लिए क्या होगा डोमेन में और क्या पढ़ना होगा, एक्ट ईस्ट पॉलिसी पढ़ना होगा। और हमें समझना होगा कि RCEP से इंडिया क्यों निकला, IORA में भाई पाकिस्तान क्यों नहीं है, चाइना के साथ हमारी क्या समस्या है,
क्या हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में विश्वास करते हैं कि नहीं? आत्मनिर्भर भारत कैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अगेंस्ट में चला जा रहा है, ये कंसर्न हो सकता है। हमारा नेटवर्किंग की ज़रूरत है, नेटवर्किंग के लिए हमें सप्लाई चेन की ज़रूरत है। तो हमें क्या एक और चीज़ देखना होगा, जो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, यहाँ देखना होगा IPEF इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, ये बात करेंगे। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ट्रांसपेरेंसी, ये सभी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ब्रेटन वुड कन्वेंशन के आधार पे हमें वर्ल्ड बैंक को भी समझना होगा, WTO को भी समझना होगा। और इस तरीके से जब हम समझेंगे तो हम पूरा डोमेन समझ के चुके हैं। फिर हम उसको लिखेंगे इंडो जापान रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में। जैसे हम इंडो जापान में घुसेंगे, फिर अंदर में घुसना पड़ेगा कि भाई हमारा करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट का मतलब होता है कि हमारा 75 बिलियन US$ का हमारा करेंसी स्वैप है जापान के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि हमारा मेट्रो बना या पटना में मेट्रो बन रहा। माय डियर स्टूडेंट, इस सब डोमेन से हमने वहाँ पर बच्चों को क्या पढ़ाया, हमने उनको पूरा RCEP का डिटेलिंग कर दिया। RCEP का डिटेलिंग करने के साथ साथ हम उनको क्वाड का डिटेलिंग कर दिए। और क्वाड का डिटेलिंग का कल हम क्या बताए थे, आपको याद होगा, हमारे सीरीज को अगर आप फॉलो कर रहे तो आपको समझ में आया। कल हम बताए थे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और चाइना की पॉलिसी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम अनक्लॉज को पल पढ़ाए थे। कल हमारा डोमेन का स्ट्रॉन्ग पॉइंट था अनक्लॉज को पढ़ाए थे। और इसके बाद हम घुसे थे कि भाई क्या प्रॉब्लम है सिंगापुर, वाई सिंगापुर क्यों इंपॉर्टेंट है, दुल्हा क्यों बन जाता है RCEP में या उस रीजन में, वो बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि सिंगापुर सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हमको करता है, सबसे बड़ा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है, सिंगापुर। तो इस कॉन्टेक्स्ट से जब हम इसको पढ़े थे तो हमें बहुत आसानी हो गई थी। दूसरा डोमेन जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो हो जाता है पोवर्टी के साथ जैसे ही होगा तो होगा एम्प्लॉयमेंट। जब एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा स्किल। जब स्किल की बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अब एक डोमेन चल रहा है, इस डोमेन के अंतर्गत गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स चलेंगे, ये हमारा इंपॉर्टेंट डोमेन है। चलिए तीसरा डोमेन हम इंटरनेशनल रिलेशन से निकालते हुए इंडिया एंड नेबरिंग कंट्री हो जाएगा। इंडिया प्लस नेबरिंग, पड़ोसी देश का मतलब हो गया कि चाइना के साथ हमारे क्या प्रॉब्लम, भाई तो मैप तो बनाना ही पड़ेगा। वहाँ पर हमको बॉर्डर का एरिया में कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर जॉनसन, मैकमोहन, तवांग, भूटान के साथ क्या समस्या होगा, डोकलाम क्राइसिस क्या होगा, पैंगोंग से क्या होगा, गलवान वैली कहाँ हो गया, हमें आना ही पड़ेगा। यहाँ पर भारत और चाइना के बीच में क्या है, RCEP से हम क्यों बाहर हुए, चाइना, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया भी है, डेली टेक्नोलॉजी, ये सब हमारे चलते जुड़ जाते हैं। पूरे वर्ल्ड का पॉलिटिक्स, वर्ल्ड जुड़ा हुआ है। तो आपका जब यहाँ आएंगे इंडिया एंड पड़ोसी, इंडिया श्रीलंका आएगा तो क्यों नहीं चाइना वहाँ पहुँचेगा कि हम तो होता है भैया। उन्होंने तो उसके साथ करेंसी स्वैप किया, हमने भी $400 मिलियन का करेंसी स्वैप किया है, मिलियन US$ का। तो हम इसको तब जाके हमारा नंबर आएगा, नहीं तो भाई वही ढाक के 3 पात 12 नंबर 15 नंबर लाइए। और हाँ, इंटरव्यू दे लीजिएगा, रैंक नहीं आएगा। रैंक लाने के लिए ज़रूरी है कि 100% श्योर सक्सेस कहिए या रैंक लाना है। क्योंकि मेरा बहुत सीधा मानना है कि मैं BPSC निकाला, मैं जानबूझ के नहीं ज्वाइन किया, क्योंकि मुझे हमेशा एक ख़राब लगता था कि भाई मैं ज्वाइन तो कर लूँगा, मैं बन गया, मान लिया DSP बन गया, SDM बन गया, रैंक तो अच्छा ही था मेरा। और मैं 17 साल तक अपने जूनियर आदमी को, जो 17 साल बाद वो बच्चा जो अभी होगा, अभी वो बेचारा बच्चा 9वां क्लास में होगा या 7वां क्लास में होगा, मैं उसको आज मैं 26 साल का 25 साल का हो रहा हूँ और मैं 9वां क्लास का बच्चा 13 साल, तो अपने से 12 साल कम से कम बच्चा को मैं कितना दिन तक सैल्यूट मारता रहूँगा, नहीं कर पाऊँगा। मैं इसलिए UPSC ज्वाइन कर लिया कि नहीं भैया UPSC करना पड़ेगा। खैर ये अलग पर्सपेक्टिव है, जॉब होता है, एवरी सेवा भावना है, लोग ऐसा नहीं लेते, एम्प्लॉयमेंट ज़रूरी है, वो बात सही है। लेकिन जब हम BPSC कर रहे हैं तो वहाँ एक पोस्ट STM का होता है और एक पोस्ट नीचे में काफ़ी छोटा कोई इंस्पेक्टर का भी मान्य होता है, दोनों के बीच में भी तो फिर यही गैप है। तो क्यों नहीं हम STM के लिए तैयार करें, एक ज़िंदगी भर 1 साल की मेहनत और हम 17 साल पीछे क्यों हो जाए, नहीं होना चाहिए। डोमेन स्टडी के साथ हम गंगा घाट में फिर हम करंट अफेयर पर बात किए और हम हमेशा करंट अफेयर को इस तरह बात करते हैं ताकि वो डोमेन में घुस जाए। बहुत ज़रूरी है इस तरीके से पढ़ाई करना। 1 लाइनर पढ़ेंगे, PT तो निकल जाएगा, मेंस में पूरे तारे दिखने लगेंगे, बिल्कुल तारे दिखने लगेंगे।
फिर आप कोचिंग दर कोचिंग भटकेंगे, वहाँ पर परेशानी होगी। कृपया करके गंगा घाट आइए, फ्री का क्लास है, अच्छा क्लास है, आपको बहुत एडवांटेज होगा। पीटी ने प्रूव कर दिया है, मेंस तो ज़्यादा प्रूव करेगा, क्योंकि विगत 4 महीना से मैं गंगा घाट पे मेंस ही तो पढ़ा रहा हूँ। तो आप आएँ गंगा घाट, ज्वाइन करें। बहुत ज़रूरी है कि आपको ये डोमेन स्टडी समझाया जाना चाहिए। कुछ डोमेन और डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि मैं 20 मिनट का क्लास सोचता हूँ हमेशा देने के लिए। गंगा घाट पर तो 1.5 घंटा रहता हूँ, कम से कम 20 मिनट तो आपको बता दूँ कि मैं क्या किया आज गंगा घाट पे। इसके अलावा हमने डिस्कस किया कि भाई आप आत्मनिर्भर भारत को समझो। आत्मनिर्भर भारत हमने समझा, आत्मनिर्भर भारत, क्योंकि हमारे डोमेन में कहीं भी घुसेगा। हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात समझे कि भाई कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, और हम यहाँ पर समझे कि भाई क्या क्या हमारे पास इंडिया @100 अमृत काल है ना, इसमें जो है अमृत काल अभी जो शुरू हुआ है, इस अमृत काल में हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो आत्मनिर्भर भारत पार्ट 2 पार्ट 3 जो भी है, पॉइंट 3 पे हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे हम कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे। एक्ट ईस्ट पॉलिसी में भी कैपेसिटी बिल्डिंग की बात हो रही थी। तो हम आत्मनिर्भर भारत, इंडिया @100 और मेक इन इंडिया तो हम कल ही कर चुके थे। तो हमारा एक डोमेन इधर से भी तैयार हो रहा है, जिस डोमेन के अंदर में कोई क्वेश्चन पूछेगा तो हम तैयार होते चले जाएंगे। तो अपने शिक्षा के जो डोमेन एरिया है, जो महत्वपूर्ण एरिया है, उस पर आप काम करें। और साथ ही साथ जो हाईलाइटेड एरिया है उसको जब आप देखेंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है, नहीं तो दिक्कतें काफ़ी हो जाती है। मैप बनाना हमेशा सीखना चाहिए। मैप का कॉन्सेप्ट कहते हैं बॉक्स मैपिंग। बॉक्स मैपिंग जैसे हम समझा दे रहे हैं, मानिए कि लाओस है, वियतनाम है ना, वियतनाम ऐसे कर, तो हमें दिखाना होगा कि भैया हमको ये वियतनाम का है, तो हमारा इस कॉन्टेक्स्ट में कि कंबोडिया अगर यहाँ पर है तो हमारा कैसे ये आपका कौन सा गल्फ हो जाता है। मान लिया कि ताइवान स्टेट की हम बात करेंगे तो हमको सिंपल सा बॉक्स में चाइना दिखा के ताइवान दिखाएंगे, यहाँ स्टेट दिखाएंगे, स्पाटी आइलैंड, शानाकाकू आइलैंड, पारासेल आइलैंड वगैरह दिखा देंगे, हमारा ये काम हो जाता है। ब्रुनेई के साथ हमारे संबंध कैसा है, बिल्कुल साधारण सा काम है। हमको इंडोनेशिया का मैप थोड़ा सा बन जाना चाहिए। मैप दिखाते जाइए, अपने पॉइंट्स क्लियर करते जाइए, बहुत आसान है। करंट अफेयर में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, या पॉवर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने में। तीसरा डोमेन जब वहाँ बताया था इम्पोर्टेंट, वो था हमारा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से रिलेट करता हुआ हमने जो बात किया था सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी वाज द कॉज। जब सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो SDG तो आएगा ही। जब SDG आएगा तब हमारा इस कॉन्टेक्स्ट में एग्रीकल्चर के साथ टेक्नोलॉजी जुड़ेगा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करेंगे। उसके बाद हम नए डोमेन में जाएंगे जिसका नाम है क्लाइमेट। क्लाइमेट का मतलब बड़ा साफ है भाई, क्लाइमेट COP26 तो हमारा हाईलाइटेड एरिया है, लेकिन क्या हम येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी का रिपोर्ट को पढ़े हैं कि नहीं। अब समझिए कि जब इतने तरीके से आप तैयार हो जाते हैं, कोई जो आपको हिस्ट्री के जैसा नंबर आपको करंट अफेयर में आएगा, वैसा ही नंबर आपको इकोनॉमी में आएगा, उतना ही नंबर आपको साइंस टेक में आएगा। आप समझिए आप कहाँ जा रहे हैं। तो बिल्कुल एक क्लियर है। सिर्फ करना क्या है, आपको सुबह की नींद तोड़ लेना। जो गांधी ने बोला था कि प्रभात फेरी होती थी ना उस ज़माने में, जो हर दिन कांग्रेसिया लोग प्रभात फेरी करते थे और बोलते थे, उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रहन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। 5:30 बजे गांधी जी के प्रभात फेरी लगते थे पूरे हिंदुस्तान में। तो आज़ादी आई है, आप अपनी आज़ादी ले लीजिए और 23 साल की उम्र में आज़ादी ले लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। देश का भला हो जाएगा, आपका भला तो है ही, देश का, आपके परिवार का बहुत भला हो जाएगा। क्योंकि आप अनएम्प्लॉयमेंट के दौर में जितना दिन रहेंगे, आप एक हमारी इकोनॉमी में परचेजिंग पावर नहीं बढ़ा रहे हैं, हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। जल्दी सेटल हुई और बड़ा आसान तरीका है, और बिहार के लिए तो वरदान है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।